चलो बच्चों, आज हम 5th चैप्टर चालू करते हैं। सो ऑसिलेशंस, उसका पहला लेक्चर। सो ऑसिलेटरी मोशन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशंस। अब तक हमने किस टाइप के मोशंस पढ़े? टाइप्स ऑफ मोशंस, लीनियर मोशन, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। देन अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको लीनियर एसएचएम भी बोलेंगे और एंगुलर एसएचएम बोलेंगे, जो कि एंगुलर रोटेशन करता है। ठीक है, तो लीनियर मोशन क्या होता है हमने पढ़ा है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, सो लीनियर मोशन माने पार्टिकल ए पोजीशन से गया बी पोजीशन, तो रिवर्स बी से ए पोजीशन में नहीं आएगा। ठीक है, आ भी सकता है बट वो कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो नहीं करेगा इसमें। ठीक है, फिर बी से हो सकता है वो सी पोजीशन पे चला जाए, सी से फिर या हो सकता है डी पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, ये क्या है, ए टू बी एक लाइन है, बी टू सी एक लाइन है, सी टू डी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस टाइप का मोशन को क्या बोलेंगे हम? लीनियर मोशन। उसके एग्जांपल्स क्या है कि भाई आदमी चल रहा है सड़क से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर व्हीकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में। ये इसके लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हो गए, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन हमने देखा है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल, मान लो ए पोजीशन पे पार्टिकल है, उसने एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट हो रहा है, फिर से वो ए पोजीशन पे आ गया। ठीक है, मतलब उसका जो पाथ है ना, ट्रेवल करने का जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो ये इस पोजीशन पे रिपीट आ रहा है, ये पीरियोडिक मोशन ही है। पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। नॉन पीरियोडिक मतलब उसके हिसाब से वो टाइम स्लैप करेगा। मतलब पीरियोडिक माने क्या, अभी अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको ए से लेके फिर ए तक आने के लिए सपोज 1 सेकंड लगा, तो अगले 1 सेकंड में भी वही पाथ फॉलो करके वो उसी ए पॉइंट पे आएगा। इस मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन माने उसके खुद के एक्सिस के अबाउट है कि नहीं, पार्टिकल जो है उसके खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। अब ये इसको पार्टिकल नहीं कहेंगे हम, ये पूरा जो है, मान लो अर्थ है कि नहीं, अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट जो घूमता है, उस गति को रोटेशनल मोशन कहते हैं, या उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगर समझ में, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है। लीनियर मोशन और उसके इक्वेशन, ठीक है, वो भी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है। कुछ 11th में देखा है, कुछ 12th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। अभी पीरियोडिक एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मैंने कहा था कि पीरियोडिक माने क्या, आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, पार्टिकल रिपीट्स द सेम पाथ। है नहीं, मतलब 1 सेकंड में अगर ए पोजीशन से लेके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए सर्कुलर मोशन करते हुए ये पार्टिकल ए पोजीशन पे आता है 1 सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में भी वो क्या करेगा, पूरा एक रोटेशन दूसरे सेकंड में करेगा, फिर तीसरे सेकंड में क्या करेगा और तीसरा रोटेशन करेगा, फिर चौथे सेकंड में क्या करेगा और चौथा रोटेशन करेगा। ऐसे वो करते रहेगा। तो इस टाइप के रोटेशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक रोटेशन बोलते हैं। वो हमने सर्कुलर मोशन में देखा भी है। ठीक है, सो ये तो हो गए सर्कुलर एंड रोटेशनल। रोटेशनल मोशन माने पार्टिकल जो है वो खुद के एक्सिस के अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो घूमते रहता है। ठीक है, तो हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल डायनामिक्स में हमने ये भी देखा है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप, वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन माने क्या,
इसमें भी लाइन लीनियर ऑसिलेटरी मोशन रहता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो पाथ फॉलो करता है, ठीक है ना, या टू एंड फ्रो वो चलते रोटेट होते रहता है, या फिर टू एंड फ्रो उसका लीनियरली मोशन होते रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम आपने पेंडुलम ऑफ वॉच देखा है, वो एंगुलर मोशन में घूमता रहता है। अभी लीनियर ऑसिलेटरी मोशन माने क्या, मान लीजिए एक पार्टिकल ओ पोजीशन पे है या मीन पोजीशन पे है, फिर वो चला गया स्ट्रेट लाइन, और बी की जगह हम लेते हैं ए पोजीशन पे चला गया स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इधर है इसका डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या हो गया, ए से लेके फिर ओ तक आ गया, ए से लेके ओ तक आ गया, फिर यहां आने के बाद वो रिवर्स फिर इधर नहीं जाएगा, फिर कहां जाएगा, वो इस बी पोजीशन पे जाएगा, बी पोजीशन पे जाएगा, बी पोजीशन के बाद कहां जाएगा, वो फिर से ओ पोजीशन पे जाएगा, और फिर ओ पोजीशन से फिर ए से ओ से बी से फिर ओ से ए। सो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, है कि नहीं। ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन, या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी एक उसको नाम दिया है। अभी इसमें हार्मोनिक का मीनिंग क्या है, हार्मोनिक का मीनिंग है कि भाई ये जो पार्टिकल है कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये कुछ ना कुछ इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मान लो इधर के साइड में एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इधर के भी साइड में मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है माने वेलोसिटी भी रहेगा, सो उसका वेलोसिटी भी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेलोसिटी, ठीक है। फिर वेलोसिटी है माने कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन तो रहने वाला है, एक्सेलरेशन। तो जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन देने वाला है, ऑसिलेटरी लीनियर ऑसिलेटरी हो या फिर एंगुलर ऑसिलेटरी हो, उसके जो एक्सप्रेशंस आने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के, उसके ये एक्सप्रेशन जो है उनमें साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट रहने वाले हैं, है कि नहीं। साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। सो तो क्या होगा भाई, साइन और कोसाइन है तो साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, या फंक्शंस, साइन फंक्शन या साइन कंपोनेंट, कॉस फंक्शन या कॉस कंपोनेंट। तो साइन और कॉस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, हार्मोनिक फंक्शंस, है कि नहीं। इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन भी उनको साइन और कॉस कंपोनेंट्स को कहते हैं। टैन तो फिर खैर लाइन होता है, टेंजेंट, ठीक है। सो साइन और कॉस जो है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। सो ये हार्मोनिक फंक्शंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, उसमें ये कंपोनेंट्स आने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एक एक्सप्रेशन आने वाला है। फिर इसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव लेने के बाद रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस कंपोनेंट इसमें अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। सो ये साइन और कॉस कंपोनेंट क्या है, साइन और कॉस फंक्शन अपीयर होने वाले हैं। तो साइन और कॉस फंक्शंस को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। इसलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो यहां से आगे हम जहां जहां पर भी ऑसिलेटरी मोशन रहेगा वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते रहेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया लीनियर ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। और एग्जांपल क्या बोल सकते हैं लीनियर ऑसिलेटरी मोशन का, आपने वो टेलर के पास जो मशीन रहती है कपड़े सीने वाला टेलर, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, सीविंग मशीन, SEWING, सीविंग मशीन। तो उसका जो नीडल है, उसका जो नीडल है वो कैसे रोटेट होता है या फिर कैसे ऑसिलेट होता है, पहले तो वो नीचे जाएगा मीन पोजीशन से,
मान लो एक पोजीशन तक चला गया, फिर ऊपर आएगा, ठीक है, कपड़े के अंदर सुई जाके वो धागे को लेके फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आने से में और एक बार वो सिलाई करते रहेगा, ठीक है। तो मतलब एक बार नीचे गया मेन पोजीशन से, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया ओ पोजीशन पे, फिर ऊपर चला गया बी पोजीशन पे, फिर नीचे आ गया, फिर ओ पोजीशन पे आने के बाद फिर ए पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे वो टू एंड फ्रो मोशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन जो है मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे करते रहेगा, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यू हैव सीन किस सिलसिले में, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन के सिलसिले में, ठीक है। सो ये तो हो गया सेविंग मशीन का एग्जांपल। तो ये जो ब्लॉक और ये अरेंजमेंट करके रखा है, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं लीनियर सिस्टम का जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं, उसके लिए मैंने ये निकाल के रखा है। तो अभी इधर ध्यान मत देना है, सिर्फ ये साइड में ध्यान देना आप। सो ये तो हो गया लीनियर एसएच, ठीक है। हार्मोनिक क्यों बोला है और सिंपल क्यों बोला है? सिंपल माने कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, सिंपल माने उसका जो एक्सप्रेशन आने वाला है f = -kx, तो x का इंडेक्स क्या रहने वाला है, वो 1 रहने वाला है, ठीक है। इसलिए उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक तो क्यों बोला है, ये तो साइन और कॉस फंक्शंस उसमें अपीयर होने वाले हैं, इसलिए एक्सप्रेशंस में अपीयर होने वाले हैं, इसलिए हमने उसको हार्मोनिक मोशन कहा है कि नहीं। और सिंपल क्यों बोला है, क्योंकि x का जो इंडेक्स आने वाला है डिस्प्लेसमेंट का वो 1 रहने वाला है, ठीक है। सो इसके लिए हमने उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन ये नाम दिया गया है। तो ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी एंगुलर हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल पहले मैं बता देता हूं। आपने झूला झूला है कि नहीं, झूला झूलते, या फिर पेंडुलम ऑफ क्लॉक, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक कैसे रोटेट करता है पेंडुलम ऑफ क्लॉक? ये है पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। फिर जब उसको हम इनिशियली फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इस पोजीशन में चला जाता है, ये उसका मेन पोजीशन है ओ, मान लो इसका ये पोजीशन है ए, और एक पोजीशन पे आ जाएगा फिर वो, जब वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये जो पेंडुलम है ये फिर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है, बी पोजीशन पे। तो ये ए पोजीशन, फिर पहले तो सबसे पहले तो जब टाइम 0 है तब यहां से हमने इसको ऐसे फोर्स लगाया ए की तरफ, तो ए तक आने के बाद छोड़ दिया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली घूमते रहता है। ए से फिर ओ जाएगा, ओ से बी जाएगा, बी से फिर ओ आएगा, ओ से फिर ए आएगा, तो फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा, ठीक है। सो अभी ये जो पाथ है ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक एंड रिवर्स पाथ, ठीक है, तो ये पाथ कैसा है भाई, ये है कर्व ऑफ ए सर्कल, ठीक है, कर्व ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सो इसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, कर्व ऑफ ए सर्कल, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल जो है वो इसने सबटेंड किया है, एंगल, ठीक है, यहां से मेन पोजीशन से कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, इधर भी ये साइड में भी सेम एंगल रहेगा, ठीक है। सो एंगल है इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इस टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, क्योंकि ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है कि नहीं, ये जो पेंडुलम है वो सेम पाथ फॉलो करके उसी पोजीशन वही पाथ फॉलो करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम, पीरियोडिक मोशन ही बोलेंगे। जैसे कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है तो उसको यूसीएम बोल देते हैं अपन, है कि नहीं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन भी क्या रहेगा, पीरियोडिक मोशन रहेगा, मतलब आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम वो सेम पोजीशन पे आएगा बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, है कि नहीं।
इधर लीनियर पाथ लेगा वो और इधर एंगुलर पाथ से वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। सो इस टाइप का जो मोशन है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, गेटिंग इट। अभी ये तो एक एग्जांपल हो गया पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जैसे मैंने और एक एग्जांपल बताया आपको कि हम लोग झूला झूलते हैं, ठीक है। एक सेंटर पे जब झूला रहता है, इसको भी झूला मान लो, एक साइड में आ गए, इधर आ गए, फिर इसी पाथ को फॉलो करके फिर यहाँ पे आ गए। ऐसा यहाँ पे मान लेते हैं हम कि वो फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, एयर फ्रिक्शन 0 है। फिर बाकी के जो स्प्रिंग का टेंशन, स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पेंडुलम घूमते रहेगा। लेकिन झूला जो है उसके लिए कहीं स्प्रिंग या कुछ अटैच किए वाला नहीं रहता है अपन, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिक धीरे 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा झूला, अगर हम कंटिन्यूसली उसको फोर्स नहीं देते तो, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो थोड़ी देर झूला झूलेगा, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से वो झूला फिर से क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन पेंडुलम में वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग एक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पेंडुलम जो है वो हमेशा के लिए ऑसिलेटरी मोशन करते ही रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट बीट जो आपके बुक में है, मेरे ख्याल से 5.3 जी 5.3 लीनियर मोशन का। अभी तो हम पेंडुलम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लीनियर मोशन जो है उसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन, मतलब छोटा सा इन द सेंस उसका डेरिवेशन छोटा है। मेरे ख्याल से 5.3 बीट है आपके 12th के बुक के हिसाब से। सो लीनियर SHM, इसमें हम LIEA लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसमें हम एक एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स। ये कैसे आया, इसके लिए आप लोग इस फिगर की तरफ ध्यान दें। 3 फिगर निकाले हैं, ठीक है, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। पहले मैंने फिगर निकाल के रखा है ताकि टाइम बच जाए। आपके बुक में भी सेम फिगर दिया है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मतलब कुछ नोटेशंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% 99% यही नोटेशंस है, ठीक है। अभी मान लो, अब ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड नहीं किया है, ये एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं कैसे आया, ठीक है। तो मान लो ये वॉल है, ये फ्लोर है, फ्लोर पे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को स्प्रिंग अटैच किया है रॉड का हेल्प लेके, ये भी रॉड है, ठीक है, स्प्रिंग अटैच किया है रॉड, ये जो 2 रॉड है वो क्या है, बेंड नहीं होने वाले हैं। और ये F सफिक्स F इज इक्वल टू 0 माने क्या है कि भाई ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक रिजिड ब्लॉक है, या सीमेंट का मान लो या फिर आयरन का मान लो, ठीक है। हम यहाँ पे सीमेंट का मान लेते हैं। ये ब्लॉक और ये जो फ्लोर है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 0 है। ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा कभी होता नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 आइडियल कंडीशन में ही रहेगा। तो मीन पोजीशन पे जब ब्लॉक है, मतलब एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, रेस्ट पे मतलब इस पे ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें लगने वाले जो सारे फोर्सेस है उसका अलजेब्रिक सम क्या है, 0 है। तो F सफिक्स F इज इक्वल टू 0 मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अभी क्या करते हैं हम, इस ब्लॉक को राइट हैंड साइड में फोर्स अप्लाई करते हैं,
अप्लाइड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, राइट साइड डायरेक्शन में है। उसकी वजह से क्या हो गया, सेकंड फिगर में देखो कि ब्लॉक को हमने इधर फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, इस ब्लॉक को हमने राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस किया है। कितना डिस्प्लेस किया है, x इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां पे मैंने प्लस क्यों लिखा है, इस पे ध्यान दो। अभी हम एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यहां पे अपना नंबर सिस्टम कैसे रहता है, +1 +2 0, यहाँ पे मेन पोजीशन +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। इधर क्या रहेगा भाई, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जो राइट साइड में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर राइट साइड में। इस ब्लॉक को हमने किधर ढकेला है या फिर उधर से खींचा है, राइट साइड में खींचा है। इसलिए हम राइट साइड में क्या रहते हैं, +1 +2 +3 +4 रहते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ प्लस x सेंटीमीटर या मीटर कुछ हुआ है, ऐसा हम मानेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो डिस्प्लेसमेंट कुछ क्या लिया मैंने, प्लस लिया है। तो अभी इसको यहाँ पे पकड़ के रखा है कि नहीं, अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया और इस ब्लॉक को यहाँ पे पकड़ के रखा है। अभी देखिए ये जो ब्लॉक है ये किधर जाने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग एक्शन की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने की कोशिश करेगा। अभी तो हमने उसको राइट हैंड साइड में मूव किया है कि नहीं, राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस किया है। लेकिन अगर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग एक्शन की वजह से ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, वाया मेन पोजीशन वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, मेन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, फिर यहां से लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेगा। लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। अभी विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट साइड में है, इसलिए उसको इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। अभी रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए यहां पे माइनस साइन आता है, वो मैं और एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसका मोशन लेफ्ट हैंड साइड में क्यों हो रहा है, इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर या स्प्रिंग के अंदर कहना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक को ही अटैच है, तो ब्लॉक के अंदर भी हम कह सकते हैं। स्प्रिंग के अंदर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम छोड़ते हैं ब्लॉक को, तो ब्लॉक किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए हम लेंगे उसको माइनस। लेफ्ट हैंड साइड मेन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मेन पोजीशन से आते हुए लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है वो, इसलिए उसका डायरेक्शन हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिया। और लेफ्ट हैंड साइड में जाने वाला जो भी फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। सो अभी रिस्टोरिंग फोर्स का फंडा आपको मेरे ख्याल से ठीक से एक एग्जांपल देके मैं बता दूंगा। आपके पास एक बॉल है, स्पंज का बॉल या रबर का बॉल है ऐसा मान लीजिए। इस बॉल को आपने हाथ से दबा दिया, जोर से दबा दिया, तो क्या हो गया भाई, ये बॉल छोटा हो गया, है कि नहीं, छोटा हो गया। आपने फोर्स ऊपर से लगाया, प्रेशर दबा दिया, प्रेशर से हमने प्रेशर अप्लाई करने के बाद फोर्स लग गया, फोर्स की वजह से क्या हो गया, बॉल छोटा हो गया। मान लो सब तरफ से वो इक्वली मतलब छोटा हो गया। उसके बाद ज्यादा देर हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते वैसे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, उसके अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब उस बॉल को अगर हम छोड़ देते हैं तो ओरिजिनल इस साइज में आ जाएगा। इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जैसे कि स्प्रिंग ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करे, जैसे कि बॉल को दबाया है तो छोड़ने के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो वो क्यों करेगा वो कोशिश, क्योंकि हमने जितना प्रेशर लगाया है उतना ही अपोजिट प्रेशर या फोर्स बोलेंगे, फोर्स ही कंसीडर करेंगे हम। ऊपर से फोर्स लगाया तो उतना ही अपोजिट फोर्स इसमें रीस्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और वो फिर उस फोर्स की वजह से अगर हमने वो बॉल को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इस
प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। और ये जो फोर्स है जो कि रिस्टोर हो गया उस बॉल में, उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉल जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऐसा भी कहा जाता है। तो जैसे कि इस बॉल का एग्जांपल देखा हमने, तो स्प्रिंग को हमने इधर खींचा है, तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। कौन से डायरेक्शन में आ गया, हमने इसमें प्रेशर या फोर्स कैसे लगाया था, ये डायरेक्शन में लगाया था, ठीक है। तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमने अप्लाइड फोर्स किधर लगाया है, राइट हैंड साइड में लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसका साइन निगेटिव लिया है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ब्लॉक जो है वो मेन पोजीशन से होते हुए किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। सो अभी थर्ड फिगर में देखिए, लेफ्ट साइड में ये ब्लॉक चला है। लेफ्ट साइड में अगर ये ब्लॉक चला जाता है तो मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम x, उसका मैग्नीट्यूड तो x ही है, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस लिया है। माइनस क्यों लिया है भाई, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जीरो मीन पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर से वो क्या लेते हैं, -1 -2 -3, राइट हैंड साइड के क्या लेते हैं, +1 +2 +3। तो ये किधर चला गया, मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो हम क्या लेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव ले लेंगे। अभी मुझे बताओ, ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा, ब्लॉक इधर आ गया तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया। मैंने बताया जो है इसके जो ये है स्प्रिंग के जो रोटेशंस है वो थोड़े से नजदीक आ गए हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, वो कॉम्प्रेस हो गया है। कॉम्प्रेस होने की वजह से ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक को दूर ढकेलने की कोशिश करेगा, मतलब राइट हैंड साइड में ढकेलने की कोशिश करेगा। अभी अप्लाइड फोर्स हमने सिर्फ एक ही बार लगाना है, उसके बाद ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड स्प्रिंग एक्शन ये जो ब्लॉक है वो कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो अबाउट मेन पोजीशन करते रहेगा। मतलब मेन पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन से इधर ढकेल लिया, अप्लाइड फोर्स करके फिर छोड़ दिया, तो ये फिर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, मीन पे आएगा, फिर राइट हैंड साइड आएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, फिर मीन आएगा, फिर राइट हैंड साइड आएगा, फिर मीन आएगा, एंड सो ऑन। इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है ब्लॉक, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हार्मोनिक क्यों बोलते हैं वो भी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस हो गया मेन पोजीशन से x डिस्टेंस तक, ठीक है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हमने लिया -x को। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा। तो F का डायरेक्शन क्या है अभी, पॉजिटिव, है कि नहीं। इसका एरो किधर बताया मैंने, पॉजिटिव। रिस्टोरिंग फोर्स किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हमने रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या दिया है, प्लस। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है मीन पोजीशन से, इसलिए उसका जो साइन है वो क्या लिया है हमने, -x लिया है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का मेन काम है, अप्लाइड फोर्स का काम है सिर्फ एक बार उसको ब्लॉक को राइट हैंड साइड में खींच के छोड़ देना है। और ये सब इलास्टिक लिमिट में हो रहा है, ठीक है। अगर इसको पता चला यहां जोर से खींचा है हमने तो वो स्प्रिंग ही टूट जाएगा। तो ये सब क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट चल रहा है, ठीक है। विद इन इलास्टिक लिमिट माने ये स्प्रिंग टूटने तक इसको खींचना नहीं है, ठीक है। और अब ये ऑटोमेटिक कैसे जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग एक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा। अप्लाइड फोर्स एक ही बार लगाना है, पहली बार। जैसे कि हम पेंडुलम है, अभी पेंडुलम ऑफ क्लॉक अगर कभी आपका वॉच बंद गिर गया है किसी कारण, तो आप उस वॉच को अगर फिर से चालू करना चाहते हैं, उस वॉच को आप फिर से चालू करना चाहते हैं, तो क्या एक ही बार फोर्स देंगे उस पेंडुलम को, हम पेंडुलम में इसको एक ही बार इधर फोर्स दे देंगे तो वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, इस पोजीशन में टू एंड फ्रो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को देते रहने वाला है। या ऐसा होता है कि हम बार बार इसको फोर्स लगाते रहते हैं वॉच चालू रहने के लिए, नहीं,
वैसे रहा तो फिर एक आदमी हायर करना पड़ेगा वो पेंडुलम को धक्का देने के लिए हमेशा के लिए, ठीक है? तो वैसा होता नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग एक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑटोमेटिक ये पेंडुलम क्या होते रहता है, टू एंड फ्रो मोशन या एंगुलर एसेशन परफॉर्म करते रहता है। वैसे ही ये भी लीनियरली टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा मेन पोजीशन के थ्रू। पहले मेन पोजीशन था, अप्लाइड फोर्स एक बार लगा दिया, फिर यहां छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद टू एंड फ्रो मोशन करते रहने वाला है, ठीक है। प्रोवाइडेड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0, और ये जो स्प्रिंग है वो टूटने वाला नहीं है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है हम बहुत ज्यादा भी नहीं लगाने वाले हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट सब काम चलने वाला है। सो ये तो हो गया लीनियर एसएचएम के बारे में जानकर एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो एक्सप्रेशन जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा है वो कैसे, अभी पहले तो मिटा देता हूं मैं ये, यहां पे माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। माइनस साइन क्यों दिया है भाई, फोर्स अगर इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ है। फोर्स कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेस किधर हुआ है पार्टिकल, इस तरफ है। मतलब ये जो फोर्स है अगर इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ है। इसलिए हमने इसको क्या लिया है, माइनस लिया है, इसको क्या लिया है, प्लस लिया है। ये है मीन पोजीशन। अगर फोर्स इस तरफ है, कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो राइट हैंड साइड में जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं, प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स आ रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसको क्या लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है उसके लिए उसको क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे, ठीक है। तो अब से याद रखो कि हम साइन कन्वेंशन चेंज भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे इधर के साइड में जो जा रहा है उसको माइनस लेना है और लेफ्ट हैंड साइड में जो जा रहा है उसको प्लस लेना है, तो यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो इधर भी प्लस लेना पड़ेगा इस डिस्प्लेसमेंट को, और राइट हैंड जाने वाला रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर यहां पे चेंज किया तो इधर भी चेंज कर लो। तो आसान चीज क्या है, अपना नंबर सिस्टम याद रखो, 0 राइट हैंड साइड में +1 +1 +2 +3, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, -1 -2 -3 रहता है। तो वो साइन कन्वेंशन मुझे तो वो आसान लगता है, और मुझे ये लगता है कि आपने भी वही कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो आपने देखा है, उधर जा रहा है ब्लॉक, फिर लेफ्ट में आ रहा है, फिर राइट में आ रहा है, फिर लेफ्ट में आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं, जितना हम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देंगे, जितना हम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देंगे, राइट हैंड साइड में जितना ज्यादा खींचेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, है कि नहीं, लिमिट के बाहर नहीं करना है कुछ, तो जितना ज्यादा खींचेंगे उतना फोर्स भी क्या रहेगा, बढ़ेगा। फोर्स भी क्या होने वाला है, कौन सा फोर्स भाई, रिस्टोरिंग फोर्स, ये याद रखना है। अप्लाइड फोर्स एक ही बार लगाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना होगा, ज्यादा होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी ज्यादा दूर तक वो ऑब्जेक्ट या यहाँ पे ब्लॉक आगे पीछे होने वाला है, टू एंड फ्रो होने वाला है, ठीक है। मतलब क्या, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, रिस्टोरिंग फोर्स। जितना डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा खींच के छोड़ देते तो ये आराम से धीरे 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 वो वहीं पे अबाउट मीन पोजीशन आगे पीछे होते जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, जितना डिस्प्लेसमेंट कम उतना रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। ये यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई थी, साइन कन्वेंशन, है कि नहीं। अभी इस फिगर नंबर 3 की तरफ देखो,
डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो माइनस एक्स लिखा है, और फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ है तो प्लस लिखा है, मतलब प्लस फोर्स और ये माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस साइन का इंडिकेट करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी फिगर 2 के लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, वन एट द सेम थिंग। दोनों तरफ अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये जो लिखा है ये 3rd नंबर फिगर के लिखा है। 2 नंबर फिगर के लिए भी लिख के तुम दोनों साइड में माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी यही आने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि ये माइनस साइन का मतलब समझ में आ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ये माइनस साइन लिया है। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है के। इस के को क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे उसको। तो ये रिलेशन क्या देगा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का रिलेशन देगा। ये इक्वेशन क्या देगा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी के क्या है, जैसे कि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लेना पड़ता है, के लिया हमने यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है के, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बोलेंगे उसको, कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो कितने रोटेशन उस स्प्रिंग के हैं, वो स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना हुआ है, उस स्प्रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा है, उन सब चीजों पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करने वाला है। तो के क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक्स हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, और एफ तो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, रिस्टोरिंग फोर्स। एफ इज नॉट अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स नहीं हो। एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और रिस्टोरिंग फोर्स समझना भी बहुत जरूरी है। रिस्टोरिंग फोर्स अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो ये टू एंड फ्रो मोशन क्यों करता है, कैसे करता है, वो समझ में नहीं आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स माने स्प्रिंग जब टेंशन में आता है तो वो क्या करेगा, अभी स्प्रिंग टेंशन में है, इसको इधर खींचा है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको वापस मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा और वो लेफ्ट हैंड साइड में उसको खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जब कंप्रेस हो जाएगा वो स्प्रिंग तो वो ढकेलने की कोशिश, राइट हैंड साइड में ढकेलने की कोशिश करेगा, जब या फिर ढकेल देगा। यहाँ पे कोशिश क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे पकड़ के रखा था और बाद में छोड़ा है। तो आफ्टर यहाँ पे एक बार अगर छोड़ देते हैं हम तो वो आगे पीछे करते ही रहेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स माने क्या है, उसके स्प्रिंग के टेंशन या फिर कंप्रेस करने के बाद जो उसके अंदर फोर्स डेवलप होता है उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, निगेटिव साइन indicates force and displacement। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग नहीं लिखूंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे F और X लिखा है हमने, आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कौन इंडिकेट करने वाला है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट करने वाला है इस इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। सो निगेटिव साइन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब चारों चीजें इसमें आ गई है एक्सप्रेशन में। जो चार चीजें हैं, एफ
के एक्स और नेगेटिव साइन। तो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे पहले बताया था मैंने कि x का इंडेक्स यहाँ पे क्या रहने वाला है, हमेशा के लिए 1 रहने वाला है एज फार एज यूर सिलेबस इज कंसर्न, क्योंकि x का इंडेक्स जो है वो बाद में 3 या 5 या फिर 7 अगर आता है वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर नहीं रहेगा। सो आपके लिए उसके बारे में फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं जब तक आप 12th पास नहीं कर जाते हो अच्छे मार्क्स से। सो हायर एजुकेशन में आपको वो एक्स का इंडेक्स ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एसएचएम विच इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये तो हो गया अभी आपका बिट नंबर 5.3 लीनियर एसएचएम और उसका एक्सप्रेशन। अभी नेक्स्ट बीट है आपके बुक के हिसाब से 5.4 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। 5.4 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये है आपका नेक्स्ट बीट। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा है क्या, F इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन में, चलो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालते समय हम क्या चाहिए, अभी जो हमने एक्सप्रेशन देखा था F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, ये अभी इक्वेशन नंबर 1 लिखा है हमारे, ठीक है। तो फोर्स को इससे आगे इसको ही हम डिराइव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अभी एक्सेलरेशन को मैं इधर रखता हूं, ये माइनस के बाय एम इधर लिख लेता हूं इंटू एक्स। अभी एक्सेलरेशन ये भी चीज क्या है, कांस्टेंट है, के और एम। मास ऑफ दिस ब्लॉक जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट, जब तक कि वो स्प्रिंग हम चेंज नहीं करते, वो स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। मतलब यहां पे भी हम अगर ये कांस्टेंट साइन निकाल देते हैं, कांस्टेंट के बाय एम निकाल देते हैं, तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को रहेगा। लेकिन ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको, या फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। जब मैं ऐसे लाइन खींच के इधर लिखूंगा तो या तो इसका रीजन यहाँ पे रहेगा, या फिर कुछ फॉर्मूले की वजह से इधर जो फॉर्मूला यूज किया है वो रहेगा राइट हैंड साइड में। तो अभी यहाँ पे के बाय एम जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, acceleration is also proportional to the displacement of the particle performing SHM, ठीक है। A मतलब acceleration, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है K और M, तो वो acceleration भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में रहेगा। लेकिन acceleration का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट ही रहने वाले, जैसे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट ही था, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हम बाद में, ये जस्ट इसके लिए बताया था मैंने, इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि ये आपको बाद में अगर लगता है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हमको मालूम है
अगर डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, dx by dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं d2x by dt स्क्वायर, इसको ही कैसे, मतलब d by dt ऑफ, इसको ही कैसे लिख सकते हैं, d by dt ऑफ dx by dt, d by dt ऑफ dx by dt। तो ये क्या हो गया, d2x by dt स्क्वायर, या फिर कोई पढ़ता है इसको d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ता है, लेकिन मुझे आदत है d2x by dt स्क्वायर पढ़ने की। तो डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये राइट हैंड साइड में जो मैं लिख रहा हूं वो काम में आएगा। तो ये चीज क्या है, वेलोसिटी है, मतलब क्या है, d बाय dt ऑफ वेलोसिटी। या तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव लो, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, या फिर वेलोसिटी का 1 बार डेरिवेटिव लो, वो भी एक्सेलरेशन ही आएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, 1 बार डेरिवेटिव लिया वेलोसिटी का, या फिर 2 बार डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं लिखता हूं इसको d2x बाय dt स्क्वायर। आफ्टर अगर dv बाय dt भी लिखा तो हमको बाद में d2x बाय dt स्क्वायर लिखना ही है। तो ये हो गया d2x बाय dt स्क्वायर, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन बोलेंगे, d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहां पे देखिए एक ओमेगा लेता हूं मैं कांस्टेंट और उसका कर देता हूं स्क्वायर। क्या है भाई, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, k बाय, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, k बाय एम लिखा। तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट k बाय एम, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी ओमेगा का इंडेक्स यहाँ पे 2 लिया है, तो क्यों लिया है इसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं कि ओमेगा का अगर स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा का वैल्यू अगर माइनस आता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो वो इस माइनस पे इफेक्ट करने वाला नहीं है। और ओमेगा का इंडेक्स, सॉरी ओमेगा अगर प्लस में आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर ओमेगा माइनस में आता है तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो प्लस इंटू माइनस, फिर यहाँ पे माइनस ही लेने वाला है, तो माइनस पे इफेक्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए ओमेगा का इंडेक्स माइनस, सॉरी ओमेगा का इंडेक्स क्या गया है, 2 लिया है। इतना यहाँ पे आप ध्यान रखो, बाकी उसका डेरिवेशन या फिर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया उसका इतना ही रीजन आपको पता है तो भी बहुत है, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया है कि भाई इक्वेशन को वो डिस्टर्ब नहीं करने वाला है अगर स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, अंडर रूट k बाय m। अभी इसको मैं लिख सकता हूं d2x बाय dt स्क्वायर इज प्लस, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड से इक्वल टू से लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। This is differential of SHM या पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। और आपकी बुक का जो 5.4 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, वो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट रहता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, देन सब्सक्राइब एंड डू लाइक टू दिस चैनल। थैंक यू।